हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल स्टडी। मैं सोनू सर आप लोग को कक्षा 10 के जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। और इसका जो है पिछले लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर भारतीय भवन का अति लघु रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ये अति लघु उत्तरीय पहला प्रश्न है। बोला जा रहा है कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। ये परिभाषा ही पूछा जा रहा है, यह चैप्टर का भी नाम है जय प्रक्रम। तो पूछा जा रहा है जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जय प्रक्रम कहलाता है। ये इसको हम शुरू में समझाए भी हैं, मतलब जो प्रक्रिया जैसे शोषण हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन, ये सभी क्रिया बिना जो है ना जीव का होना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्रियाओं का जो अनुरक्षण करता है उसी को हम क्या कहेंगे, जय प्रक्रम कहेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी की जाती है। जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऑक्सीजन द्वारा जो है विसरण विधि, विसरण मतलब डायरेक्ट, तो अगर हवा के संपर्क में आकर शोषण की क्रिया हो जा रहा है तो उसको विसरण बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुकोशिकीय जीवों में क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जो है ना जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है और इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। जो कोशिकाएं हमारा पर्यावरण के संपर्क में, वो कोशिकाएं से शोषण की क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि अगर उस तरह से होता तो हमारे हाथ का कोशिका अगर हाथ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लग जाता तो ये कोशिका से दूसरे कोशिका जाते जाते बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और उतना डिले चाहिए नहीं, हम लोग को तुरंत चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग विसरण विधि से नहीं करते हैं। चलिए अगला है जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियों कौन कौन से है। तो जीवन में पोषण दो तरह से होता है, एक स्व पोषण या पर पोषण। ठीक है, या तो वो खुद से ही भोजन को बनाएगा या फिर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा। तो जीवों में दो प्रकार से पोषण की क्रिया होता है, स्व पोषण और पर पोषण। ठीक है, अब हरे पौधे में स्व पोषण प्रकाश का पोषण पाया जाता है। किस प्रकार, यहाँ पे किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, हरे पौधे में किस प्रकार का स्व पोषण पाया जाता है, तो ये यहाँ पे होगा किस प्रकार का। ठीक है, किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो हरे पौधे में स्व पोषण प्रकार के पोषण पाया जाता है। हरे पौधे में क्या होता है, स्व पोषण की क्रिया होता है, वो खुद से अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। अगला है पांचवा प्रश्न है जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो भी जीव जंतु होता है क्या वो भोजन अपने से बनाता है, खुद से बनाता है, नहीं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे। अगर खुद से प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अगर कोई भोजन बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्व पोषण कहेंगे। चलिए अगला है छठा प्रश्न है तीन प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो एक तो स्व पोषण होता है, दूसरा परपोषण होता है। परपोषण भी तीन तरह से होता है, कौन कौन, पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। मतलब परपोषण जो है तीन प्रकार के होता है, मृतजीवी परपोषण और परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, अगला है सातवां प्रश्न है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें किस प्रकार का रासायनिक समीकरण बनता है उसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो ये CO2 जो है पेड़ पौधा वातावरण से ले लेता है, वायुमंडल से ले लेता है, और जल से जल ले लेता है, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, प्रकाश ऊर्जा मिल जाता है। इसके फलस्वरूप जो है पेड़ पौधा ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और CO2 और H2O जल वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है उत्पाद जो है प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण से।
ठीक है। और ये देखो, देखिए 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें उत्पाद के लिए क्या बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं 9वां प्रश्न। अगला बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जिसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यही क्या करता है, सूर्य के विकिरण से मतलब विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो पाती है। चलिए 11वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अभी हम चर्चा किए थे कि CO2 जो है पेड़ पौधे वायुमंडल से और पत्तियों के भीतर जो विसरण विधि द्वारा पहुंचता है, और पत्तियों में जो रंध्र होता है उसी के सहायता से CO2 अंदर पहुंचता है। चलिए अगला बोला जा रहा है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो पूछा जा रहा है, जो कवक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होता है। क्योंकि ये सूक्ष्मजीव हैं और जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मजीव है और ये भोजन का जो अवशोषण है वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन को अवशोषित करते हैं। चलिए अगला है 12 हो गया। 13 नंबर प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। अगर पोषण की दृष्टि से, जैसे पर पोषण स्व पोषण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सभी क्या है, परजीवी है, ये दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और 14वां प्रश्न बोला जा रहा है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो मनुष्य का जो आहार नाल है, पहले मनुष्य का आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आदि में बटा होता है। ठीक है, अगला है, ग्रसनी में जो छिद्र होते हैं उसका क्या क्या नाम होता है। तो हम बताए थे यहाँ पे जस्ट मुंह के बाद जो है गला में शुरू में ही ग्रसनी होता है। ठीक है, ग्रसनी में 2 पाइप टाइप का होता है, इस तरह से अगर मुंह वाला है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाइप जाता है, यहाँ पे ये श्वसन नली वाला हो गया, यानी कि निगल द्वार, और एक कंठ द्वार होता है। ठीक है, इसी के द्वारा एक से श्वास जो है फेफड़ा में जाता है और एक से खाना ग्रास नली द्वारा अमाशय तक पहुंच जाता है। चलिए अगला है 16वां प्रश्न, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। तो आहार नाल में सब चीज आ जाता है, मुंह आ जाता है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी आहार नाल के अंतर्गत आता है। लेकिन भोजन का पाचन जो शुरुआत होता है वो मुंह से होता है। ठीक है, अगला बोला जा रहा है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो अगर भोजन बोला जाए तो वो छोटी आंत होगा और जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन बोला जा रहा है, तो मनुष्य का जो भोजन है छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में। ठीक है, जो भी हरी पत्ती होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए अगला है 19वां प्रश्न है, अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या करता है, अपना भोजन ही तो निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन, ये पेड़ पौधे को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, वही तो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि मृत जीवी को क्या कहते हैं। तो मृत जीवी जो रहता है, जो मृत जीवी जंतु जीव रहता है उसको हम अपघट बोलते हैं। ठीक है, जिस जीव के शरीर पे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए क्या कहलाते हैं, वो पोषी कहलाते हैं। मतलब जो परजीवी हैं और जिस जीव के शरीर पर पाया जाता है तो उसका पोषी कहलाएगा। अगला देखिए, अगला है 22 नंबर, अगला है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये मृत जीवी होता है, कोई भी सड़ा गला या मरा हुआ लकड़ी रहेगा वो सड़ रहा होगा, या फिर पुआल वगैरह पर अक्सर देखने को मिलता है।
ठीक है, तो उसको ये कैसा है, मृतजीवी है। अगला है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु को प्रवेश देता है, तो क्लोरोफिल अथवा हरित लवक हो जाएगा आंसर। अगला है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो जंतुओं को क्या बोला जाएगा, या तो पोषण की दृष्टि से, या जो खुद खाना बनाएगा तो उसको स्वपोषी बोल देंगे, जो दूसरे पर निर्भर रहेगा उसको परपोषी या फिर परजीवी बोलेंगे। ठीक है, तो परपोषी 3 प्रकार के होता है, बताइए। चलिए अगला है, सॉरी ये 22 नंबर है, यहाँ 23 नंबर, 24 तक हो गया। अब ये 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा में भोजन पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा बताए थे कि अमीबा अपना भोजन पुटपाथ द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद वो भोजन कहाँ पहुंचता है, साइटोसोम तो पैरामीशियम करता है, ये इसका भोजन जो है रसधानी में जाके पचता है और ये फिर अपने फुटपाथ से ही बाहर कर देता है। इसका कोई निश्चित जगह नहीं होता, भोजन ना भोजन करने का निश्चित जगह होता है, या फिर ना भोजन को अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने उत्सर्जित करने का कोई अंग रहता है। ठीक है, अगला है मनुष्य जो है पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के जो पाचन अंग वाला होता है उसको आहार नाल कहते हैं, जिसमें सभी चीज आ जाता है, मुंह, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, अब है 27वां, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो आप सभी के जीभ पे जो है ना इस तरह से दाना दाना या हल्का हल्का इस तरह से पाया जाता है, कली टाइप का, तो उसको स्वाद कली बोलते हैं, यानी कि टेस्ट बबल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है, तो मुंह के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में ही, ग्रास नली में ही ग्रसनी आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे मनुष्य के शरीर में कहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, तो वो आहार नाल में होता है। आहार नाल सीधे से भोजन चला जाता है, वहां पे भोजन कुछ नहीं होता है, सिर्फ जाने का रास्ता एक तरह से समझ लीजिए आप। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं, इसको कर्मानुकुचन कहते हैं। बताए थे कि इस तरह से ग्रास नली रहता है। ठीक है, अगर इस पे भोजन आया तो ये भोजन को डायरेक्ट नीचे नहीं जाने देता है, इसमें कंपन टाइप का होता है, तरंग टाइप का होता है, नीचे ऊपर इस तरह से होता है, और वो भोजन को क्या करता है, धीरे धीरे नीचे जाने देता है। समझ गए, वो इस तरह की चीज को हम लोग कर्मानुकुचन कहते हैं, सिकुड़ना फैलना को कर्मानुकुचन कहते हैं। चलिए, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो ये पेप्सिन ही क्या करता है, प्रोटीन को पेंटोन में बदल देता है। ठीक है, कौन बदलता है, पेप्सिन, सब पी से रहेगा, याद रखना, प्रोटीन पेप्सिन मिल के क्या बनाता है, पेप्टोन बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला है 31 नंबर प्रश्न है, कहा जा रहा है आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, ये सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत होगा। ठीक है, ये 8 से 9 मीटर, 8 से 9 मीटर तो पूरा आहार नाल होता है, ये 6 मीटर अकेले होता है। ठीक है, तो छोटी आंत हो जाएगा आंसर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो शरीर में जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। और पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है, तो बड़ी आंत के लास्ट में पाया जाता है रेक्टम। रेक्टम के बाद जो है पचा हुआ भोजन एनस के द्वारा यानी कि गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अंतिम रूप से भोजन का पाचन जो है रेक्टम में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है बोला जा रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, ये दोनों के जोड़ पर अवस्थित नली को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, दोनों के जोड़ पे जो नली रहता है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और बचा था।
चलिए लास्ट ही क्वेश्चन था, फिर हम लोग मिलते हैं। इसका लघु उत्तरीय, पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय, और वो भी भारतीय वन बुक से रहेगा। चलिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारा एक ऐप है, ठीक है, वो बाल स्टडी के नाम से ऐप है। अगर आप यहाँ पे इससे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए बाल स्टडी ऐप, ठीक है। और आपका लक्ष्य अगर 450 प्लस है तो जरूर हम लोग के साथ जुड़िए, और आप लोग को जरूर ही इससे, इस चैनल से फायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।